नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। सभी अंजू पंकज के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, जांच पड़ताल चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। एसआईटी को भी एक्सटेंशन मिल गया है, 15 जून तक वो जांच पड़ताल कर सकेंगे। लेकिन इस बीच एक दिन पहले जो तमाशा अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया, थाने में बैरिकेड तोड़कर घुसने की कोशिश की, वो इस बात पर आमादा है कि एफआईआर दर्ज हो जिसमें कि चंपत राय का नाम हो, अनिल मिश्रा का नाम हो, गोपाल राव का नाम हो। इनको इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या ये एफआईआर जो दर्ज हुई है और जो जांच चल रही है उस पर भरोसा नहीं है इन वकीलों को? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको योगी जी के पुलिस प्रशासन पर पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ योगी जी के राज में जिससे पुलिस प्रशासन से आपका या जो एसआईटी गठित हुई है, ऐसी क्या जांच में खराबी निकली कि आपका विश्वास उठ रहा है? आप लोग तो स्वयं कानून का पालन करना जानते हैं, आप लोग तो खुद स्वयं संविधान के ही हिसाब से केस लड़ेंगे। तो अब यहां पर क्या होता है कि देखिए, इस पूरे केस में जानता हूं कि चोरी हुई है, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब यहां पर पॉलिटिकल गेम सेट सिया, बिल्कुल पॉलिटिकल गेम चल रहा है। कोई पॉलिटिकल गेम अपना सेट कर रहा है और कई लोग हैं अब इसमें। एक जो सबसे सच्चे सनातनी पार्टी वाले भी आ गए हैं, हाँ, जिनकी नानी कहा करती थी कि भैया राम मंदिर, दूसरों की गिराई हुई मस्जिद पे बेटा कभी मत जाना, मैं तो कभी नहीं आऊंगी। हाँ, तो वो भी आ गए हैं, अखिलेश यादव एंड कंपनी भी आ गई है। तो मैं नहीं मानता कि ये जो कुछ भी हो रहा है अब यहां पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। देखिए, जीवन में कभी कभी झटके लगते हैं आपको। जब चंपत राय जी के बारे में मैंने सुना तो मेरे मुख से निकला असंभव ये हो नहीं सकता, चंपत राय जी नहीं कर सकते। लेकिन धोखे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि विश्वास पात्र ही देते हैं। चंपत राय जी का विश्वास जीत करके जिन लोगों ने जबरदस्त विश्वासघात किया है, मुझे लगता है कि चंपत राय जी इस पूरे केस के विसिल ब्लोअर हैं। अगर चंपत राय जी 27 मई को स्वयं थाने नहीं जाते और पुलिस और विभाग इनको पकड़ने नहीं जाती, रमाशंकर यादव जो टिन्नू है और अनुकल्प मिश्रा, तो ये भेद ही नहीं खुलता। फिर हम जल्दीबाजी कर क्यों रहे हैं? मैं तो चंपत राय को विसिल ब्लोअर मानता हूं। अगर चंपत राय ये 27 तारीख को नहीं जाते तो न जाने कितने वर्षों तक ये खेल चल जाता। फिर तो उससे पहले किसी को पता नहीं चला था, सिर्फ चर्चाएं हो सकती हैं। किंतु हां, चंपत राय जी, चूंकि ये चंपत राय जी के ही सानिध्य में थे, तो नैतिक जिम्मेदारी, और उनसे एक गलती हुई है, प्रॉपर मिस्टेक, उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया। फिर उनको लगा कि क्षमा कर देते हैं, पैसे रिकवर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, क्षमा कर देंगे। लेकिन चंपत राय जी को संभवतः सोचना चाहिए था कि उनको जितना लग रहा है क्या उतनी ही बड़ी चोरी है, क्या यही 2-3 लोग शामिल हैं या एक पूरा नेक्सस है। तो मुझे लगता है कि चंपत राय को लेकर के ये पूरा खेल संघ के इमेज को अब खराब करने का है। वीएचपी ने भी उनसे नाता सुना तोड़ने की वो बात कर रहे हैं, वो भी साथ छोड़ रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वीएचपी और संघ से, वो अपने लोगों के साथ खड़ा भी ठीक से नहीं हो पाते। पहले एक बार मैं नहीं मानता कि चंपत राय जैसा व्यक्ति लुटेरा है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ काफी रहा हूं, टाइम दिया है मैंने। अंततोगत्वा एक जो फेक न्यूज फैला था, तो मैंने, आपने देखा होगा, ट्विटर पर एक वीडियो डाल दिया निर्मला सीतारमण जी के साथ जब मैं स्वयं गया हुआ था। दीदी, वो वीडियो मेरे पर्सनल कलेक्शन का था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो मैंने डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो रखी थी कि कभी पर्सनल अपने द अभिषेक तिवारी शो यूट्यूब चैनल पर उसको रिलीज कर दूंगा। लेकिन मेरे पास उस भारत न्यूज के जो पूरा पुलिंदा था वो झूठ का, कि 400 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, उसको एक्सपोज करने का मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था। इसलिए मैंने वो वीडियो डाला और तब काफी लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई चीजें जो बोली जा रही हैं वो झूठ। अब कह रहे हैं कि ये निजी उनके नहीं थे, वहां निजी काम धाम देखते थे 400 लोग। तो 25,000 रुपए महीने की एक की सैलरी होगी तो 1 करोड़ रुपए हो गए दीदी। तो कोई ज्यादा सैलरी तो नहीं दे रहे थे राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। अब अगर
400 एक प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले लोग मंदिर की देखरेख इन सब में शामिल है, तो कोई अपराध नहीं है। आप देखिए जिस चीज का अपराध, वो एक ही चीज के अपराधी मुझे नजर आते हैं, मेरा मानना है, एब्सोल्यूट नेग्लिजेंस, और जिन लोगों को उन्होंने शरण दिया वही चोर निकले, उनको पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचाया। अगर ये वो स्वयं कर देते ना तो आज इतना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना नहीं होता, क्योंकि जब उनको पता चला था उनको तुरंत एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी और नैतिकता के नाते इस्तीफा देते और कहते जांच पड़ताल कीजिए। ये और उन पर तो ये आरोप लगे ना कि वो खुद पुलिस लेकर उनके घरों में गए, पैसे उनको मिले, रिकवरी हुई, उन्होंने एक तरह से छिपाने की कोशिश की, ये आरोप उन पर लग रहे हैं। इसीलिए शायद उन पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ये समाजवादी पार्टी की जो नेता बैठे हुए हैं, वो जो अयोध्या बार एसोसिएशन है, वो सब लोग पहुंचे हुए थे थाने। लेकिन एक चीज और है, जो आज कह रहे हैं ना 400 बॉडीगार्ड्स रखे थे और 1 करोड़ रुपया हर महीने जा रहा था, ये वही पार्टी जो सफाई में महोत्सव करवाती थी, किसके पैसे पर? जनता के पैसे पर। प्राइवेट जेट में पूरा बॉलीवुड आता था सफाई में, नाच गाना होता था। वो पार्टी इतनी चिंता कर रही है कि 400 गार्ड रखे हैं चंपत राय ने, उनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। जरा सोचिए, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे कि जो रामद्रोही थे आज राम की चिंता में मरे जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं। दीदी क्या है कि समाजवादी पार्टी तो राजनीति करेगी, और ये कलंक तो चंपत राय जी पर लग ही गया ना। अगर वो प्रॉपर कानून के थ्रू जाते, संविधान के थ्रू जाते, वो किसी मोहपाश में नहीं पड़ते, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ते। होता क्या ना, जब इस तरह का, मैं पहले से भी कह रहा था कि चंपत राय जी का जो योगदान है उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ट्रस्ट में इतना पैसा आ रहा है, सरकार और उसके बीच ये आएगा ही आएगा, सरकार के नजर में आएगी चीजें, और सरकार चाहेगी कि किसी तरह ओवरटेक किया जाए, और ये सबसे सुनहरा अवसर है। एक और मंदिर सरकारी नियंत्रण में जाएगा, बधाई हो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से निकालना है। और दूसरी बात, मेरे पास भी अगर ये राम मंदिर का संभवतः कंट्रोल होता तो मैं 1 साल के अंदर जितना चढ़ावा आता है वर्ल्ड क्लास चीजें बना देता। पर यहां प्रोफेशनलिज्म की कमी छलकती है। अब ये फैक्ट है कि ये जो रामेश्वर मिश्रा है या टुन्नू यादव जैसे लोग हैं, ये लोग प्रोफेशनल दिखते भी नहीं है, लगते भी नहीं है। इनको तो मैं इनको किसी चीज में ना रखूं दीदी, लेकिन इन्होंने चंपत राय जी की सेवा की और उनका विश्वास जीत लिया। सबसे आसान होता है किसी को मारना, किसी का विश्वास जीतो और उसके बाद उसके विश्वास की हत्या कर दो। तो चंपत राय जी के ऊपर जो ये कलंक है, ये कलंक तो लगा। अब वो कलंक, उन्होंने कहा कि ये कलंक मेरे ऊपर लगा है और ये कलंक प्रभु श्री राम ही मिटाएंगे, मैं ऐसे अयोध्या छोड़ के कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। बढ़िया बात है, आप एसआईटी में सारी चीजें बात कीजिए, सारी चीजें बताइए। मैं मानता हूं, मेरा अटल विश्वास है योगी जी के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर योगी जी के मन में संदेह नहीं होता तो जिस दिन योगी जी अयोध्या गए थे, प्रोटोकॉल के तहत आपको मना नहीं करते। बिल्कुल। सबसे दुखी तो हम जैसे राम भक्त हैं। ऐसा लग रहा है कि 500 वर्षों का संघर्ष, जो वामपंथी कहते थे, जो इस्लामिस्ट कहते थे, वो दाग, वो कलंक तो हम पे लगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये लोग चढ़ावे में चोरी के अभियुक्त हैं। कानून और संविधान इनका क्या कर लेगा दीदी? ये जितने वकील कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़े, इनका केस नहीं लड़ेंगे, ना लड़ो, कोई भी ना लड़े, फिर भी क्या बिगाड़ लेगा इनका कानून? मैक्सिमम 3 या 4 साल की सजा होगी। 9,000 करोड़ का स्कैम करके लालू, 900 करोड़ का उस जमाने का स्कैम करके लालू प्रसाद यादव जी को क्या ही हो गया? बैडमिंटन खेल रहे बाहर, मस्त। तो जब इतना बड़ा स्कैम करके किसी का कुछ नहीं हुआ, ये तो चंदा चोरी का है। अभिषेक जी, आजू पता किस बात का होता है? ये जो वकील हैं, ये आतंकवादियों के केस लड़ने से मना ही नहीं करते, तो ज्यादा पैसा मिलता है, बढ़ बढ़ कर आते हैं, बढ़ चढ़ कर आते हैं, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। कितने बलात्कारियों के केस लड़ने से मना किया इस अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने, तब तो ये पीछे नहीं हटते। लेकिन यहां पर तो ऐसे ही सामने आ रहे हैं जैसे कि सबसे बड़े राम भक्त यही है, सबसे ज्यादा इनकी आस्था को नुकसान हुआ। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, अयोध्या छोड़ के चले जाएं।
वरना हम चक्का जाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। ये काम है इन वकीलों का। अब देखिए, सारा खेल इसी बात का है दीदी, कि ये वकील जब सरयू माता लाल हो गई थी और खून से पूरा सना हुआ था, तब ये वकील हाईकोर्ट के थे ना, बड़े बड़े वकील होंगे, तब ये नहीं है, तब इनसे ना जाए। न्याय और अन्याय संविधान के तहत होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो धाराएं हैं, जो सजा है, वो मिलेगा। किंतु इसका हम ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगर वकील अमर्यादित हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा दीदी? मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को अब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, दो पॉलिटिकल पार्टी मेजर इसका फायदा उठाना चाहती है, एक आम आदमी पार्टी, दूसरा समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने तो कल रील बना करके इंस्टाग्राम पे गाली ही दे दी धर्म के नाम पे पूजने वाले को, तो वो तो बाहर है गेम से, उसको कोई दिक्कत भी नहीं है, वो अपना क्लियर एजेंडा रखती है। अब इसमें आप बताइए, अवधेश सिंह जी हैं सांसद, उन्होंने ही राम भगवान के गमछे का भी कुछ दिन पहले जब वो सांसद बने थे, ट्रॉफी की तरह लेके जाते थे, अपमान किया था ना। तो हमें ये भी देखना होगा, हाँ चूक हुई है तो चूक हुई है, तो योगी आदित्यनाथ जी ठीक करेंगे। अचानक ऐसा क्या हो गया दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा विश्वास योगी आदित्यनाथ महाराज जी से क्यों उठ रहा है? बिल्कुल नहीं, उन पर तो विश्वास है, पूरी जनता को उन पर विश्वास है। तभी तो आप देखो ना, राम मंदिर में क्या राम भक्तों के आने की जो संख्या वो कम हुई? चढ़ावा जब से मामला सामने है 25 लाख बढ़ा है। हर दिन वहां लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों की आस्था थोड़ी कम हुई। जिन लोगों ने चोरी की 8 के 8 लोग पकड़े गए हैं, उनसे रिकवरी हो रही है, जांच आगे बढ़ रही है, 140 लोग रडार पर हैं। सब जानते हैं एसआईटी अपने तरीके से जांच कर रही है। और योगी जी ने सबसे पहले, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, चंपत राय को इशारा दे दिया था। चंपत राय जी को समझना चाहिए था कि योगी जी की नजर बड़ी पार की है, उनको पता था, इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम से बाहर रखा। उसी वक्त अगर वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते तो इतना रायता नहीं फैलता। और अब तो हालात ये है कि 6 जुलाई को जो बैठक होने जा रही है ट्रस्ट की, उसमें भी अब आ रहा है कि जितने भी ट्रस्टी उनमें भी टकराव हो गया है। उनमें से तो एक ट्रस्टी है दिनेंद्र दास, वो तो कह रहे हैं कि ये तीनों, जिनमें वो चंपत राय की बात कर रहे हैं, अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं, गोपाल राव की बात कर रहे हैं, कि इन तीनों को बाहर करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट में कहीं ना कहीं आपस में ट्रस्ट रहा ही नहीं था। मैं एक बात बताऊं दीदी, ठीक है, इन लोगों को तो बाहर करना चाहिए, ये जो ऊपर बिठाए जाएंगे निपेंद्र मिश्रा जी, इनको क्यों रखना चाहिए? इनका राम मंदिर आंदोलन में क्या योगदान है? दर्शकों, मैं आपसे कमेंट में कुछ पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। मैं पर्सनली, अगर उससे रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, अंजू दीदी के चैनल पर आकर के आपके कमेंट में रिप्लाई करूंगा। निपेंद्र मिश्रा का क्या योगदान है राम मंदिर आंदोलन में? अंटिल अनलेस की वो मुलायम सिंह यादव जी के क्लोज हेड थे, उनके समय में ही सरयू नदी लाल हुई थी, खूनम खून हुई थी, गोलियां चली थी। राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या योगदान है, ये बताएं ना। वीएचपी संघ आरएसएस का तो है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो क्यों बिठाए जा रहे हैं? मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मेरा तो उन पे ही ट्रस्ट नहीं है। और मेरे जैसे करोड़ों दर्शक होंगे और जनता होंगे, उन्होंने ऐसा कौन से तीर लाइफ में तीर मार लिए हैं? आप सेंट्रल बॉडी बिठाइए, सब कुछ कीजिए, मैं कह रहा हूं पूरी बॉडी को खत्म कीजिए। मैं एक नया सुझाव देना चाहता हूं, एक सनातन बोर्ड गठित कीजिए, जिसमें 13 के 13 अखाड़े, सारे जो है इंपॉर्टेंट पदों पर, और उनके देखरेख में सारी चीजें हो। उसका फंड का क्या होगा, कैसे होगा? मैं कह रहा हूं शंकराचार्यों को भी बुलाया जाए और एक सनातन बोर्ड घोषित किया जाए, और देश के सारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कीजिए। मंदिरों के पैसे से तिरुपति, राम जी भगवान, काशी विश्वनाथ, सरकार ने तो बनाया नहीं कोई भी मंदिर। इन मंदिरों के पैसे से गुरुकुल खुलेंगे, औषधालय खुलेंगे, विद्यालय खुलेंगे, जहां पर नए युग की शिक्षा और पौराणिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा सब दी जाएगी। एक अच्छा नैतिक मूल्य देने वाले एजुकेशन हब बने, हॉस्पिटल्स बने, वो कराएंगे वो लोग। सरकार क्यों आना चाहती है हर चीज में? मेरा यही ऑब्जेक्शन है।
सरकार ने जब कुछ बनाया ही नहीं है, सरकार ने एक मंदिर, भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जो सरकारी नियंत्रण में और उसको सरकार ने बनाया? मुझे जानना है। मैं दीदी गिन के 10 हज हाउस गिना दूंगा जो अलग अलग सरकारों में अलग अलग सरकार ने हमारे टैक्स के पैसों से बनाया है। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि कोई मस्जिद को सरकारी नियंत्रण में लिए हैं, कोई गुरुद्वारा सरकारी नियंत्रण में है, कोई गिरजाघर सरकारी नियंत्रण में है। तो हमारे मंदिर क्यों सरकारी नियंत्रण में आ जाते हैं? मुझे पूछना है सरकार से। आप याद करो कि वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है, उनको जो पैसा मिलता है, जो हमारे चढ़ावे का पैसा वहां पर होता है, उससे उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था। उसमें एडमिशन 90% किनको दी थी, जिसको लेकर बवाल हुआ था। सोचिए, बिल्कुल पैसा हमारा, हमारे चढ़ावे का, और वहां पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कौन करे? जो हमें गालियां देते हैं, जो हमें काफिर बोलते हैं। अरे दीदी, काफिर बोले गाली देते फिर भी ठीक है, काफिर देते बोले गाली देते वो तो फिर भी ठीक है। लाल किले पे फट रहा है, उसका क्या करूं? वो तो फट भी रहा है ना, वो तो राइजिन जहर भी मिला रहा है, उसका क्या करूं मैं? ये भी तो फैक्ट है ना। तो इसका जो लोग खेल रहे पॉलिटिक्स, सबका भगवान राम देखेंगे, मैं तो यही जानता हूं। वही जो राम रची रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अखिलेश भी कह रहे हैं कि राम भगवान ने इन सब की पोल खोल दी, चंदा चोरी वालों की पोल खोल दी। अभी 4 दिन पहले उन्हीं की पार्टी का एक नेता वो फरमा रहा था कि देखिए, राम जी अपनी हिफाजत नहीं कर पाए, उनके मंदिर में चोरी हो रही थी और वो चोरी को रुकवा नहीं पाए। और आज उसी पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि देखिए, राम भगवान ने इनके पोल पट्टी खोल दी, इनको बेनकाब कर दिया। एकदम ठीक, यही बात मैंने शो में बोली थी अपने चैनल पर कि भगवान राम का पैसा कोई चुरा के लेके जाएगा, ये जिसने भी सोचा होगा वो कितना बड़ा प्रचंड मूर्ख था। सामने आ गया सारा चीज, राम भगवान ने पोल खोल दी, वो लोग पकड़े गए, पैसा रिकवर हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहां है फिर? प्रॉब्लम ये भी थी कि जिस तरह से इसका पर्दाफाश, एक तरह से अपने आप को विसल ब्लोअर तो अखिलेश मानते हैं ना, उनको लग रहा है उन्होंने ही बोला, उसके बाद ही सारी कार्रवाई हुई, तो उन्हें लग रहा था कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, अयोध्या की सड़कें भर जाएंगी, इन चंदा चोरों के खिलाफ नारेबाजी होगी, वो ये चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहां तो लोग अभी भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये तो तीस है। विसल ब्लोअर ये कैसे होगा अखिलेश यादव? इन्होंने 5 या 6 तारीख को बोला था, जून को। चंपत राय जी पुलिस को लेकर के 27 मई को वो गए थे, और 5 या 6 जून को अखिलेश यादव ने बोला था। तो विसल ब्लोअर ये कैसे? और देखिए, अयोध्या है, यहां बात पानी की तरह, आग की तरह फैलती है। जब पुलिस को लेके गए, छापा पड़ा अभियुक्तों के घर और पैसे निकले, तो भाई सबको पता चल जाना है। फिर कहां मैटर छुपता है आज के सोशल मीडिया के दौर में? तो विसल ब्लोअर वो कैसे हुआ? मुझे समझाया कोई। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तो ये सब कुछ नौटंकी हो रही है ना। पर एक चीज बताइए, जो ये 8 अब पकड़े गए हैं, इनमें एक है अविनाश शुक्ला। इनके घर पर जो छापे पड़े हैं, आप सोचिए कि इनके पास तो बहुत सारे डॉलर भी मिले हैं, इनके भाई के पास बहुत सारा पैसा मिला है। ये सब लोग, और अब इनकी रिमांड लेने की कोशिश हो रही है। तो आगे से आगे रिश्तेदारी, रिश्तेदारों के नाम पैसा, कितना लंबा खेल था। क्या ये सच में 1 साल का खेल था या 6 महीने का खेल था? ये पता नहीं कब से लगे हुए थे। नहीं, खेल तो लंबा है, ये मैं नहीं मानता कि कम दिनों का है खेल। तो ये काफी दिनों का है। लेकिन जितना पैसा, अमेरिकी डॉलर और ये सारी चीजें जो पाई गई है ना, वो बताता है कि कितना सुनियोजित और एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नैतिक जिम्मेदारी तो चंपत राय जी की 27 तारीख को ही बन गई थी कि उनसे अनजाने में जो हो गया है, जिन लोगों को उन्होंने रखा, जिन लोगों, क्योंकि इन लोगों को रखने वाले और ये सब करने वाले ट्रस्ट हैं, और ट्रस्ट के सेक्रेटरी वही हैं। तो अगर वो उसी दिन पीसी कर देते जिस दिन ये हुआ, और कहा कि इनको पकड़ा गया है, और योगी जी से इमीडिएट ये है कि भाई पूरा जांच बिठाया जाए, मैं खुद स्टेप आउट करता हूं ताकि जांच में कोई व्यवधान ना हो, एकदम पाक साफ निकलते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और यही इनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। और इन्होंने 12 जून को एक वीडियो जारी करके कहा कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, सब वो ठीक है। वो दूसरा ब्लंडर था, वो दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर था।
ये सामने जो मैंने लिस्ट लगा रखी है वो सारी है जो कि इनसे बरामद हुए पैसा। अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,220 रुपए की नकदी मिली है, 1,121 अमेरिकी डॉलर मिले हैं, चांदी जैसी धातु, सोने की 2 चेन, अंगूठी मिली है जो लोग डाल जाते हैं गले से निकालकर दान पेटी में, ये वो है। अनुकल्प मिश्रा 16,82,000, लवकुश मिश्रा 14 लाख, रमाशंकर मिश्रा 7 लाख, रमाशंकर, टिन्नू यादव के घर से 1 लाख कैश मिला, क्योंकि वो संभल गया होगा ना, उसका नाम तो बहुत पहले आ ही गया था चर्चा में, लेकिन वो घर आता जाता रहता था तो उसे कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। करुणेश पांडे 18 लाख, मनीष यादव जो कि भतीजा है इसका टिन्नू यादव का 2 लाख। तो आप सोचिए कि ये तो सिर्फ अभी आया सामने, जो पैसा इन्होंने खर्च कर दिया, जो अलग अलग जगहों पर लगा दिया। टिन्नू यादव ने तो 70 कमरों का हॉस्टल खरीद लिया। सुना जाता है कि बहुत सारी अयोध्या में ऐसे होटल है जहां पर उसका पैसा लगा, उसकी पार्टनरशिप है। लखनऊ में उसकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो ये खेल 1-2 दिन का तो 6 महीने का, साल का तो नहीं हो सकता ना। ये साल भर नहीं, साल भर में हो सकता है दीदी, क्योंकि साल भर में राम मंदिर का चढ़ावा बहुत ज्यादा है। ये 25 लाख तो अब लोगों को लग रहा है कि ज्यादा हुआ है, लेकिन ये तो तब हुआ है जब चोरी एकदम पकड़ी गई है और खत्म, क्योंकि अब तो चोरी नहीं हो रही है ना। तो आप कल्पना कीजिए कि पर डे अगर 7 से 8 लाख रुपए का डाका पड़ रहा है, 365 दिन, 365 इंटू 7 लाख होते हैं दीदी, भयंकर रकम। 7×21 कितना बड़ा अमाउंट है। इनको लग रहा था कि समंदर है, 2-4 बाल्टियां निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ऊपर से भगवान राम देख रहे हैं। पाप का जब घड़ा भरता है ना तो फूटता ही फूटता है, और बिल्कुल फूटेगा, बिल्कुल फूटेगा। मुझे तो इतना पता है कि बाबा की पुलिस निकलवा लेगी सत्य। जितना प्रॉपर्टी है ना, एक एक प्रॉपर्टी में इनका जो हिस्सा होगा, ये होगा, सब जब्त भी करेंगे, या बुलडोजर चलेगा, वो सब अब देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि ये अनुकल्प मिश्रा है, लवकुश मिश्रा, इन्होंने तो 4-4 मंजिला घर बनवाने शुरू कर दिए थे। 1.5 करोड़ की कोठियां बन रही थी इनकी, और इन सबको अब जो अयोध्या अथॉरिटी है उन्होंने दे दिए हैं नोटिस 1 हफ्ते के। इनके घरों पर तो बुलडोजर चलाने की तैयारी बाबा ने कर ली है। 4-5 नाम मैं लेने वाला हूं, इनको तो बिल्कुल क्षमा और अभयदान नहीं मिलना चाहिए, आजीवन कारावास मिलने चाहिए। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे, ये लोग जो है ना, ये अपने आप को कहते तो होंगे कि ब्राह्मण है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। राम लला के घर में ये जो तमाम ब्राह्मणों को कलंकित किया है, ब्राह्मण जाति पे कलंक लगा दिया इन्होंने। आज के बाद इस देश की जनता हम ब्राह्मणों पर कैसे विश्वास करेगी? यह अक्षम्य अपराध है और इस अपराध का कोई क्षमा नहीं हो सकता। इनको तो मेरा बस चले तो मैं फांसी दिलवाऊं, क्योंकि ब्राह्मणों को अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यह तो क्षमा योग्य कर्म नहीं है, प्रावधान नहीं है, वरना मैं फांसी से नीचे बात नहीं करता। लेकिन अभिषेक जी, अभी जो 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, उसमें आपको लगता है क्या होगा? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था कि उसमें ये देखा जाएगा कि अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं, चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं। तो उस दिन क्या होता दिख रहा है आपको? अभी भी इनके इस्तीफे जो है वो स्वीकार होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है, या ये माना जाए कि अब ये ट्रस्ट से बाहर होंगे? और वो गोपाल राव जो अभी तक बचे आ रहे हैं, वो तो ट्रेजरर है ना, उनका नाम भी तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। सरप्राइज उसी दिन हुआ था, और मैंने कोट करके लिखा था ट्वीट में कि भाई जो ट्रेजरर है वही कि ये दोनों इस्तीफा दे दे और मैं निकल जाऊं। भैया सबसे ज्यादा आप पे एज अ ट्रेजरर आपको इसका ध्यान रखना था। आप कैसे पाक साफ निकल जाएंगे? तो नैतिक जिम्मेदारी तो पूरे ट्रस्ट की है। इस ट्रस्ट में जितने लोग हैं सब पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको भनक ना लगी। आप लोग क्या कर रहे थे? पर अभिषेक जी, ये बात भी सामने आई है कि ट्रस्ट के बाकी लोगों को पता चल गया था, उन्होंने ये बात चंपत राय जी तक पहुंचाई, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। फिर ट्रस्ट के ही कुछ लोगों ने बड़ी चालाकी से जो काउंटिंग रूम था उसके अंदर सीसीटीवी लगाए, और उसकी फुटेज ही जो अब एसआईटी के पास है, जिसमें दिख रहा है कि जब ये कुछ गबन करते थे, पैसा अपनी जेब में डालते थे, तो कोई ना कोई आकर बीच में खड़ा हो जाता था बड़े शातिर तरीके से, ताकि किसी को पता ना चले कि पैसा डाला जा रहा है। ये सारी बातें भी हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये 3 शायद एक तरफ है, बाकी ट्रस्ट के लोग एक तरफ है। नहीं बिल्कुल, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ गोपाल राव भी उतना ही दोषी है। और दूसरी बात, यही जो
मैं कह रहा हूं बार बार कि चंपत राय जी को जब बताया गया, आंखों पर कैसी पट्टी बांध रखी है भाई आपने, आपको बताया गया ट्रस्ट के लोगों के द्वारा, तब आपको जाकर के एक्शन लेना चाहिए था, और आप सीरियसली नहीं रहे। तो आप किस दुनिया में खोए हुए थे? तो कलंक जो लगा हुआ है वो कलंक उन्हीं को धोना है, या फिर प्रभु श्री राम चाहते हैं? क्योंकि जो हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। बिल्कुल आपको दंडित करना चाहते हैं कि तुम इस कलंक के साथ जियो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सेक्रेटरी होने के कारण और ये सारा चीज, वरना तुम रोक सकते थे, तुम्हारे पास दायित्व था। तो प्रभु श्री राम ही जाने वो माया। बिल्कुल। और जो लोग योगी आदित्यनाथ पर ये सवाल उठा रहा है ना विपक्ष के, अरे उनके राज में ऐसा हो गया, तो उनको भी समझने की जरूरत है कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका बीजेपी से या योगी आदित्यनाथ से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई दखल नहीं है। ट्रस्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जब तक वो शिकायत नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर सकते, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। पूरे ट्रस्ट और राम मंदिर से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं तो कब से कह रहा हूं कि गोरखनाथ पीठ जैसे महत्वपूर्ण पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, योगी जी का तो बनता था इस ट्रस्ट में होना, लेकिन नहीं रखा गया है। अब नहीं रखा गया तो नहीं रखा गया, वो ठीक है, लेकिन जब रखा ही नहीं गया तो उनका उससे लेना देना क्या है? अगर उनके एक्शन में कोई कमी हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो तो है नहीं। तो आरोप बेकार ये है कि भाई यूपी पॉलिटिक्स को भी तो साधना है। ये मुद्दा आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, या योगी जी की एसआईटी जो है सारा मुद्दा संभाल लेगी, दोषियों को सजा हो जाएगी, तो फिर विपक्ष के पास शोर मचाने के लिए क्या बचेगा? अभी भी कुछ नहीं है उनके पास, कार्रवाई तो हो रही है ना कानूनी तरीके से। नहीं, मेरा ये मानना है कि योगी जी के पास सब कुछ है कंट्रोल करने को, चूंकि एसआईटी है उन्होंने बिठा दी है। दूध का दूध पानी का पानी दीदी जल्दी आएगा। आरएसएस और वीएचपी के रिएक्शन बड़ी देर बाद आए। आरएसएस में मोहन भागवत जी ने कहा कि जो अहंकारी होता है वो पूरी संस्था को ले डूबता है, अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। किसकी तरफ इशारा था? क्या वो चंपत राय को इस कैटेगरी में खड़ा कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले से भी संघ और इसको मानता हूं, जो उनपे जो भी आरोप लगता है सबसे पहले उसको बाहर कर देते हैं। इनका जो सबसे फेवरेट काम है, तो ये कभी भी संगठन और इस तरह से। अब रही बात अहंकार और इसकी, तो आज वो टॉपिक का दिन नहीं है, वरना मैं भी पूछता कि जिन लोगों ने हमें कलमा पढ़ पढ़ के मारा, और आज 61 वो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो संघ भी बात कर रही है कि पाकिस्तान के साथ बात करनी है। तो एक अहंकार किसी एक मनुष्य के अंदर तो होता नहीं है। अहंकार का बीज तो ऐसा है, माया का है रूप, वो तो आ ही जाएगा मनुष्य के अंदर। अहंकार से सबको बचना चाहिए, मैं तो इतना ही कहूंगा। हाँ, राम माधव जी को लेकर भी तो ये चर्चा हो रही है ना कि वो एक अलग चैनल से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के कुछ नेताओं के संपर्क में है। अब फिर उसके बाद आप देखिए आरएसएस के दूसरे नंबर के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। बिल्कुल, दत्तात्रेय होसबोले जी ने कही है। बात निकलेगी तो दीदी बहुत दूर तक जाएगी। चलिए, देखिए ये बात राष्ट्रवादी है ना दीदी, हम लोग राष्ट्रवादी, हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग बीजेपी पार्टी इस संघ और इनके गुलाम नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो बात निकलेगी तो हर तरफ जाएगी। रही बात चंपत राय जी की गलतियों की, तो उसी का तो वो भुगतान कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि आप लोग और बहुत सारे लोग ना करें। एक नेता है जो कह रहे हैं कि एथेनॉल के मुद्दे पर बात करने वाले सारे लोग राष्ट्रद्रोही हैं, ये लोग किसी एजेंडे के तहत बात कर रहे हैं। परसों मेरे दोस्त की मेरे बहुत अच्छे दोस्त की 2022 मॉडल बुलेट जो है वो चलते चलते रुक गई, उसके टैंक से पानी निकला, कोई मानने को तैयार नहीं है। सब राष्ट्रद्रोही हुए हैं, वो जीवन भर बीजेपी को वोट किया है। तो अहंकार किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। मेरे अंदर भी नहीं, किसी के अंदर नहीं। बिल्कुल, अहंकार तो सही है ही नहीं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर चंपत राय जी ने ऐसा रवैया दिखाया तो आज देखिए वो कहाँ खड़े हैं। कानून की नजर से वो 8 आरोपी बहुत ज्यादा सजा ना भी पाए, लेकिन राम के दोषी तो बन गए ना। वो कलंक तो उन पर लग गया ना कि उनके राजकाज में चोरी हुई। भले ही पैसा वापस आ जाए, लेकिन जो इज्जत उन्होंने कमाई थी राम मंदिर आंदोलन को लेकर वो तो वापस नहीं आएगी ना, उस पर तो दाग लग गया। तो देखते हैं अब इस मामले में आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन आपने समय निकाला अभिषेक जी, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, नमस्कार।